ये वाला नहीं चल रहा है। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो। Good morning. So good morning to all of you. अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी और आई होप कि आप मुझे देख भी पा रहे होंगे। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर, और आप सब जो हैं अपना अपना ध्यान रखिए। गर्म पानी या साधारण तापमान पे पानी खूब पीजिए। बाहर निकलना थोड़ा कम से कम, खासकर मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते हैं वो लोग अभी स्थगित कर दें। और खान पान पे ध्यान तो रखते ही आप लोग। एनीवे, हम लोग तो अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बायोलॉजी के अंतिम पड़ाव पे हैं हम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था। और अब जो हमारी बातचीत होगी वो हमारे अंतिम टॉपिक पे होगी, और वो होगा सजीवों का वर्गीकरण, है ना। तो जो टॉपिक है हमारा वो है सजीवों का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो ये कहानी हमारी अब चलेगी। अब देखें आप कि
अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो पूरे धरती पे जितने भी सजीव हैं उनको सामान्य भाषा में बांटा गया है दो भागों में, जो एक सामान्य अवधारणा है, जो किसी भी इंसान से जो आपके आसपास है अगर आप पूछ लें, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी करता हो, सामान्य स्तर पे न भी पढ़ा लिखा हो, राइट, तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि जीवन या सजीव कितने प्रकार के होंगे, तो वो जवाब देंगे कि एक प्लांट होता है, एक एनिमल होते हैं, यानी कि पादप समुदाय और एक जंतु समुदाय, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट में फ्लोरा एंड फौना। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, अपने तैयारी के हिसाब से देखा जाए तो सजीवों को 5 बड़े बड़े समूहों में बांटा गया है। और सजीवों को 5 बड़े बड़े समूह में, देख रहे हैं आप, ऑल लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। कितने में बांटा गया? 5 किंगडम में। तो किंगडम कितने बने? 5। तो आप पहले लिखेंगे इसी पॉइंट को, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और प्लांट और एनिमल तो है ही, इसके अलावा है एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, यानी कुल मिला के 5 बड़े बड़े वर्ग हैं, 2 नहीं है। सामान्य भाषा में अगर आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो जो 3री 4थी क्लास में पढ़ता हो, तो बताइए कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। लेकिन जब आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों से बात करें तो आप वहीं से बताना शुरू कर देते हैं कि इस धरती पे 5 प्रकार के सजीव रहते हैं। उनको 5 ग्रुपों में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, है ना। तो हम भी वही पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा, वहां पे लिखेंगे द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो है इसी के ऊपर आज हमारी चर्चा है। और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं हम उसकी बात भी कर लेंगे। तो बोर्ड पे ही हम पढ़ेंगे आराम से। और सबसे पहले हम इस पूरे बोर्ड पे 5 कॉलम बनाएंगे, है ना, ताकि इस बात को पढ़ पाए। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मोनेरा। सो मोनेरा, है ना। तो मोनेरा बनाया। फिर हमने लिखा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। फिर हमने बनाया प्लांट्स। फिर हमने बनाया प्लांट्स बनाया। फिर हमने बनाया एनिमल्स। और फिर लास्ट में बनाया हमने फंजाई, राइट। ठीक है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, राइट। और इसी बात को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात है कि जो मोनेरा है, मोनेरा ग्रुप, यानी कि आप जानते हैं कि कोशिका के स्तर पे 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक कोशिका है जिसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हमारे जीवाणु आते हैं, हमारे नीलहरित शैवाल आते हैं, फिर हमारे ब्लू ग्रीन अलगी आते हैं, है ना। माइकोप्लाज्मा भी आता है। तो वैज्ञानिकों ने जब सजीवों का वर्गीकरण शुरू किया तो सबसे पहले ये सोचा कि क्यों ना हम कोशिका के स्तर पे इसको विभाजित करें, और फिर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव को एक जगह डाल दिया और उस ग्रुप को बना दिया मोनेरा। तो मोनेरा में अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा का जो मेन पार्ट है, इसमें कौन आएंगे? तो प्रोकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक, सारे प्रोकैरियोटिक यहां आ गए। और अगर मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक आ गए तो बाकी सब में कौन होंगे? यूकैरियोटिक। तो दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को हमने मोनेरा में डाला और बाकी जो बच गए यूकैरियोटिक है, लिख सकते हैं आप। तो बाकी में यूकैरियोटिक, इसमें भी यूकैरियोटिक, इसमें भी यूकैरियोटिक और इसमें भी यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मोनेरा में, बाकी सब में यूकैरियोटिक, है ना। दूसरा, आप इस बात को समझें कि जो भी प्रोकैरियोटिक होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, वो एक कोशिकीय होंगे, है ना। वो एक कोशिकीय ही होंगे, एक कोशिकीय होंगे, राइट। जो भी यूनिसेलुलर होंगे, आई मीन जो भी प्रोकैरियोटिक होंगे, ये वो एक कोशिकीय ही होते हैं, वो कभी भी बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक होना ही एक मेन क्राइटेरिया। मैं जो मेन क्राइटेरिया है उसको अंडरलाइन कर देता हूं। तो इसमें मेन क्राइटेरिया है प्रोकैरियोटिक का होना, बस इसी से ये काफी है। अब सवाल है कि इसमें जो जीव हैं वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे कि नहीं करेंगे? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस मैंने लिखा पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब उपस्थित, नेगेटिव मतलब अनुपस्थित। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज से फर्क पड़ता है और वो फर्क ये पड़ता है कि मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आएंगे एंड दैट्स इट, है ना। सेल वॉल है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल वॉल पॉजिटिव यानी कि उपस्थित हो तब भी और अनुपस्थित हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इधर ही है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखना है कि अगर दुनिया में कभी भी आपको किसी प्रोकैरियोट से मुलाकात हो जाए तो उसको उठा के मोनेरा में डाल दीजिए। मोनेरा में प्रोकैरियोट बाय रूल एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका भित्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको देखें तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे? बैक्टीरिया। तो सारे बैक्टीरिया इसी में, नीलहरित शैवाल, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा पे कोशिका भित्ति नहीं है, बैक्टीरिया पे कोशिका भित्ति है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन एक चीज सब कॉमन है और वो है कि सबके सब प्रोकैरियोटिक है। अब जो बच गए वो यूकैरियोटिक है। आप देख रहे हैं, जो भी बचे वो यूकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना। यूकैरियोटिक में एक यूकैरियोटिक हो सकता है जो बेसिकली एक कोशिकीय हो, और दूसरे यूकैरियोटिक हो सकते हैं जो बहुकोशिकीय हो। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ठीक है जी, अब जब सारे प्रोकैरियोट चले गए मोनेरा में तो बचे तो यूकैरियोटिक ही। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं को या जीवों को दो भागों में बांटो, एक जो एक कोशिकीय जीव समूह है और दूसरा जो बहुकोशिकीय जीव समूह है। तो जितने भी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव समूह थे उनको डाल दिया प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में कौन आएंगे? यूकैरियोटिक और उसके साथ में यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, ये इसका क्राइटेरिया बन गया। मैं इसको लिख देता हूं, तो ये दोनों मिलकर इसका क्राइटेरिया बना। देख रहे हैं आप, दोनों मिलकर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इसका मतलब यह है कि जब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यहां आ गया प्रोटिस्टा में, तो ये सारे क्या हैं? मल्टीसेलुलर। ये भी क्या है? मल्टीसेलुलर, एक से अधिक कोशिका के बहुकोशिकीय। और ये भी क्या है? अधिकांशतः मल्टी सेलुलर। तो आप समझ पा रहे होंगे, प्रोटिस्टा को डिफाइन करने के लिए दो ही चीज चाहिए,
एक तो यूकैरियोटिक हो और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर हो। एक कोशिकीय संरचनाएं जीव जो कोशिका के लिहाज से यूकैरियोटिक हो। इसके अलावा कोई खास बात नहीं है। अब कोई बोले कि फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा, तो करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेल वॉल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया तो यही है। और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में देखिए, इसमें आएगा प्रोटोजोआ। आपने जाना होगा अमीबा इसी जीव के अंदर है, इसी संघ के अंदर है। इसके अंदर आएंगे एक कोशिकीय शैवाल। तो सामान्य शैवाल जो मिलते हैं हमारे, एक कोशिकीय शैवाल, वो सब आएंगे। तो ये भी क्लियर हो गई प्रोटिस्टा। अब रही बात एनिमल की, तो अब देखो सब के सब है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। तो फिर प्लांट और एनिमल किसे कहेंगे? तो यहां पे अब ये वाली क्राइटेरिया काम आएगी। देखिएगा ध्यान से, प्लांट वो होगा जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता, और जिसके अंदर सेल वॉल भी होंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पे ये दोनों क्राइटेरिया आपके इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं, यहां पे ये दोनों क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो कॉमन है ही। और जितने भी प्लांट्स आप आसपास देखते हैं वो सब के सब है, ये प्लांट है ना। एनिमल कौन से होंगे? एनिमल में और प्लांट में अंतर ये होगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि तो परपोषी होते हैं, ये परपोषी हैं, पढ़ा था आपने। और इसमें सेल वॉल भी नहीं होगा, लेकिन ये होंगे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। तो इस हिसाब से ये वाली कंडीशन इसमें डिफाइनिंग क्राइटेरिया बन गई। फंजाई को लेकर बड़े दिन तक कंफ्यूजन रहा, क्योंकि फंजाई बड़ा यूनिक है। और फंजाई यूनिक इसलिए है क्योंकि फंजाई में देखते हैं आप कि फोटोसिंथेसिस तो कभी नहीं हो सकता, फंजाई तो मृतोपजीवी होता है, पढ़ा था आपने। लेकिन सेल वॉल इसके अंदर होता है, काइटिन का बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है। अब सेल वॉल का होना, फोटोसिंथेसिस का नहीं होना, ये तो कहीं नहीं था। तो फंजाई कहीं फिट ही नहीं बैठ रहा था। और जब फंजाई फिट नहीं बैठ रहा था तो हमने फंजाई को एक अलग ग्रुप दे दिया, और यहां पे फंजाई इस क्राइटेरिया के चलते एक पांचवा किंगडम बन गया। ठीक है, मैं दोबारा इसको बताता हूं, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस धरती पे जितने भी जीवन के स्वरूप हैं, उन सभी जीवन के स्वरूपों को हमने 5 भागों में बांट रखा है। उसके बांटने का, वर्गीकरण का कुछ न कुछ आधार होगा। तो आधार को हमने लाल रंग से मार्क किया हुआ है। पहला जो ग्रुप है मोनेरा है, और मोनेरा का काम है कि इस धरती पे जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी उसको मोनेरा में डालेंगे, उसको मोनेरा में डालेंगे। राइट, क्लियर है? उसको मोनेरा में डालेंगे। ठीक है, तो मोनेरा एक ऐसा ग्रुप जिसमें प्रोकैरियोट्स आएंगे, ये वाले आएंगे। प्रोकैरियोट आ गए, यही काफी है, बाकी सब चीजों को आप छोड़ भी सकते हैं। तो जब सारे के सारे प्रोकैरियोट मोनेरा में आ गए तो बच्चे वो सब यूकैरियोट है। और यूकैरियोट में भी 2 प्रकार के जीव हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक कोशिकीय यूकैरियोट आते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोट, बाकी सब चीजों को छोड़ दे, यही 2 काफी है। तो अब जो बचे वो सब क्या है? बहुकोशिकीय यूकैरियोट। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोट में प्लांट उन्हें कहेंगे जिनके पास प्रकाश संश्लेषण की क्षमता हो, जिनके पास कोशिका भित्ति हो, प्लांट हो गया।
एनिमल उन्हें कहेंगे जिनके पास न तो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता हो, जो परपोषी हो, और न ही जिनके पास कोशिका भित्ति हो। और फंजाई को लेकर सबसे ज्यादा कशमकश थी, क्योंकि वो है किधर, क्योंकि इसके पास कोशिका भित्ति तो होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो अलग एक ग्रुप बनाया, एक आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस काम को किया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के रूप में आज हम इन्हें जानते हैं। तो मामला क्या है? अब नितिन शर्मा पूछ रहे हैं प्रोकैरियोटिक क्या है। मैं बताऊंगा नहीं नितिन, क्योंकि इतना पेशेंस मेरे पास नहीं होता कि मैं इसको बताऊं, है ना। कोशिका जब पढ़ाई थी तो बताया था, तो प्लीज ध्यान में रखें, जो बात मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया मैं उसको रिपीट नहीं करता। इसका मतलब यह है आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो प्लीज जाइए और आप इसी जो बायोलॉजी आप शुरू से पढ़ रहे हैं क्लास 1 से, उसका तीसरा और चौथा लेक्चर देख लीजिए। चौथा लेक्चर जब देखेंगे तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच की अंतर आपको वहां मिल जाएगी, है ना। तो बायोलॉजी की समाप्ति के आसपास अब इस तरह की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल गंभीरता से आपको नहीं लूंगा, और ना आपको लूंगा ना आपकी तैयारी को लूंगा। मैं बहुत स्पष्टवादी इंसान हूं, है ना। तो कृपया करके आप सब अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें, है ना। तो मुझे मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों से होता है, मैं नितिन को ही नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूं। मुझे मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों से होता है इस कैपेसिटी में जब मैं बैठा हूं, जो व्यक्ति घर पे पढ़कर और परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, जो अपने जीवन के साथ अनुसंधान कर रहा हो। करें आप, आपकी मर्जी है, पैसा देकर अनुसंधान करना है तो किसी ना किसी का भला तो हो ही रहा होगा आपके पैसे से, है ना। तो ठीक है, दानवीर कर्ण की श्रेणी में ऐसे लोगों को मैं रखता हूं, है ना, लेकिन इत्तेफाक नहीं रखता मैं उन लोगों से। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी बात को समझते हैं कि अब कुल मिला के आज भी अगर आपसे कोई पूछे, अगर आज भी कोई आपसे पूछे कि चलो भाई, राह चलते कोई व्यक्ति पूछा कि सजीव कितने प्रकार के होते हैं, तो हम अमूमन 2 ही बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लांट और एनिमल। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि 5 प्रकार के होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। मशरूम फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये भी बात पढ़ चुके हैं। पोषण चैप्टर में जाइए और वहां पे हमने पोषण की प्रकृति की बात की है, उसमें हमने बात की थी मृतोपजीविता, है ना, मृतोपजीविता, राइट। और मृतोपजीविता में कवक जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से अपने पोषण की प्राप्ति करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, राइट। इसका मतलब है कि आप सब जो हैं एकदम रिलैक्स कंडीशन में हैं और आप जो है बायोलॉजी पढ़ वढ़ नहीं रहे हैं, राइट। तो आपकी क्लासेस लगातार होती जा रही हैं, आप आगे पढ़ते हैं, पीछे का आपको याद नहीं है, ठीक है। तो बस आप रुक जाइए, दौड़ने का कोई मतलब नहीं है, और 1 हफ्ते का समय लेकर बायोलॉजी की पूरी क्लासेस का रिवीजन कर लीजिए। ये जितने सवाल आप अभी पूछ रहे हैं सबके जवाब मिलेंगे वहीं, है ना। फंजाई के एग्जाम्पल क्या है ये भी मिलेंगे, मशरूम क्या करता है वो भी मिल जाएंगे, राइट। हम सब बात कर चुके हैं, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी। और यहाँ पे ऐसी बातों को कहेंगे तो टीचर को लगता है कि फिर हमने ही क्या काम किया होगा, है ना। लेकिन मैं ऐसा फील भी नहीं करता, क्योंकि आपकी गलती का खामियाजा मैं अपने माथे पे क्यों लूंगा, नहीं लूंगा, है ना। चलिए, तो अब जो है आप पाएंगे कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन की पद्धति हम अपनाते हैं उसमें देखिए, आप यहां पे देखिए, तो सबसे पहला जो वर्ग होता है वो होता है किंगडम। जैसे 5 किंगडम है तो वैसे ही एक किंगडम हमारा होगा, और लेट्स से कि हमारा किंगडम जो है, किंगडम वो है एनिमल। अगर मानो अपनी बात करें तो क्या है, मानो एनिमल है।
तो मानव जो है उसका किंगडम है एनिमल। अब लिखेंगे किंगडम एनिमल। लेकिन इस धरती पे एनिमल भी अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे हम जो हैं, हम मानव हैं। हम डॉग से, कैट से, अर्थवर्म से, केचुए से, छिपकली से अलग हैं। तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना कि आप सबको एक ही किंगडम में डाल दो, एनिमल में डाल दो। बंदर भी हमारे साथ, कछुआ भी हमारे साथ, कॉकरोच भी हमारे साथ, केचुआ भी हमारे साथ, जोंक भी हमारे साथ, सांप भी हमारे साथ, सब एक ही साथ। तो कहा कि नहीं जी, और ज्यादा अगर हमें क्लैरिटी चाहिए तो एनिमल किंगडम को, राइट, एनिमल किंगडम को आप क्या करो, संघ में या फाइलम में तोड़ दो, अलग अलग फाइलम बना दो सबके लिए, है ना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो लाइब्रेरी पूरा एक किताबों की दुनिया है। और उस किताबों की दुनिया में, लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो पता चलेगा 5 बड़े बड़े कमरे हैं। एक कमरे में सिर्फ विज्ञान की किताबें हैं, एक कमरे में सिर्फ कला संकाय की किताबें हैं, एक कमरे में सिर्फ और सिर्फ वाणिज्य संकाय की किताबें हैं, एक कमरे के अंदर फाइन आर्ट्स हैं, म्यूजिक, पेंटिंग, इन सब की किताबें हैं, और एक कमरे में लिटरेचर की किताबें हैं, साहित्य की किताबें, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, ये सभी प्रकार के साहित्य की किताबें हैं। है कि नहीं? ऐसा हो सकता है, होता है, ऐसा ही होता है। तो वैसे ही क्या किया हमने, पूरे सजीवों की दुनिया को 5 बड़े बड़े भागों में बांट दिया। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी के साहित्य के कमरे में जाएं, तो साहित्य के कमरे में जाएंगे तो साहित्य भी तो अलग अलग प्रकार के हैं। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, तमिल साहित्य, तेलुगु साहित्य, कन्नड़ साहित्य, स्पेनिश साहित्य, फ्रेंच साहित्य, इंग्लिश साहित्य। उसके अंदर भी, जैसे हिंदी साहित्य की बात करें, उसके अंदर भी कहानी है, कविताएं हैं, उपन्यास हैं। फिर उपन्यास है तो कालखंड के हिसाब से हैं, वीरगाथा काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, ऐसे करके काल के हिसाब से चीजें भी लगी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो फिर हम उसके लिए क्या देखते हैं, आप देखते हैं, आप लाइब्रेरी कभी गए हो तो आप पाएंगे कि लाइब्रेरी की उस व्यवस्था में आप पाएंगे कि एक बड़ा कमरा है, लिटरेचर का है। लिटरेचर के उस कमरे के एक तरफ पूरी दीवार जो है वो हिंदी लिटरेचर की है। फिर उस दीवार में देखेंगे अलग अलग अलमीरा है, और उसी में से एक अलमीरा जो है वो उपन्यास का है, एक कहानी की है, एक कविताओं की है। फिर उपन्यास वाले अलमीरा में जाके देखेंगे तो उसमें उपन्यास भी अलग अलग राइटर के हिसाब से, प्रेमचंद की एक तरफ, शरद चंद्र की एक तरफ, और ऐसे करके अरेंज की हुई है। सेम कंडीशन है कि यहां जब हम जाते हैं तो ये लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर 5 शंकाएं हैं, किंगडम 5 है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांट एंड फंजाई। फिर किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम हैं जो अलग अलग वर्गों में जंतुओं को बांटते हैं। फिर फाइलम के अंदर कई सारे क्लास है, फिर क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर कई सारे फैमिली है, और फाइनली जीनस एंड स्पीसीज है। जैसे कि एक शहर होता है, एक पूरा भारत एक देश है, उस देश को हमने स्टेट्स में बांटे हैं, राज्य में, राज्य को हमने फिर जिलों में बांटे हैं, जिलों को हमने फिर ब्लॉक में बांटे हैं, ब्लॉक को फिर हम एक तरीके से गांव में, ग्राम में, ग्राम पंचायत में बांटे हैं। तो ऐसे करके हम इकाइयों को छोटा कर देते हैं, राइट। तो अगर हम मानव की बात करें, अगर मानव की बात करें, है ना, तो मानव जो है एनिमल किंगडम में है। लेकिन एनिमल किंगडम में हमारे साथ तो सब कुछ आ जाएगा, फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो मानव एनिमल किंगडम में है, लेकिन हमारा फाइलम, एनिमल किंगडम में हमारा फाइलम क्या है, तो हमारा फाइलम है कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा वो है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। और ऐसे करके हम अपने आप को बाकियों से अलग कर लेते हैं। जैसे केचुए में रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो केचुआ एनिमल तो है लेकिन कॉर्डेटा नहीं है। कॉकरोच में रीढ़ की हड्डी नहीं है, कॉकरोच एनिमल तो है लेकिन कॉर्डेटा नहीं है।
हमारे पास रीढ़ की हड्डी है तो हम कॉर्डेटा है, बंदर के पास भी रीढ़ की हड्डी है वो भी कॉर्डेटा है, गधे के पास भी रीढ़ की हड्डी है वो भी कॉर्डेटा है, चूहे के पास भी रीढ़ की हड्डी है वो भी कॉर्डेटा है, मछलियां रीढ़ की हड्डी वाली हैं वो भी कॉर्डेटा है, सांप रीढ़ की हड्डी वाले हैं वो भी कॉर्डेटा है। तो जैसे ही हमने बांटा, राइट, जब भी आपने इसको बांटा तो आपने किस आधार पे बांटा? जब आपने इसको बांटा तो आपने रीढ़ की हड्डी के आधार पे बांट दिया। तो जैसे ही रीढ़ की हड्डी के आधार पे बांटा, वैसे ही बहुत सारे जीव जंतु बाहर चले गए और हमारे ही एक खास वर्ग के जिनके पास एक कॉमन फीचर है रीढ़ की हड्डी वाले, वो सब आ गए। तो कॉर्डेटा में हमारा संघ क्या है? कॉर्डेटा है। इसको संघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संघ, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, संघ कॉर्डेटा है। अब देखिए एक और पॉइंट समझते हैं। राइट, अब हम थोड़े से कंफर्टेबल हैं क्योंकि अब कॉकरोच, केचुआ, कीट पतंगे निकल गए। लेकिन अभी भी कई लोग खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई मानव रीढ़ की हड्डी के साथ है, लेकिन उसी ग्रुप में गधा भी बैठा हुआ है, उसी ग्रुप में सांप भी है, उसी में कछुआ भी है, उसी में चूहा भी है। तो ऐसे कैसे होगा? तो थोड़ा अलग करो। तो हमने कहा कि ठीक है, फाइलम को बांट देते हैं छोटे छोटे क्लास में, और हमारा जो क्लास है वो है मैमल्स। हम मैमल्स हैं, और जब हम अपने आप को मैमल्स कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि स्तनधारी हैं हम, और स्तनधारी का मतलब होता है कि हम जन्मज हैं, जन्मज, और जन्मज के साथ साथ हमारे शरीर पर बाल है। और जैसे ही आपने इस ग्रुप को पकड़ा, इस क्राइटेरिया को जैसे ही आपने पकड़ा, तो अब हमारे आसपास से सांप गायब हो गया, सांप अलग वर्ग में चला गया, क्योंकि सांप जो है वो स्तनधारी नहीं है। कछुआ निकल गया, मछली निकल गए, पंछी निकल गए, ये सब निकल गए। इन सब के पास रीढ़ की हड्डियां थी, लेकिन अब इस क्राइटेरिया पे वो हमारे साथ टिकते नहीं हैं। हम इस मामले में विशिष्ट हैं। तो हम बड़े खुश हुए कि चलो भाई अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कई लोगों को तकलीफ है, क्योंकि गधा अभी भी बैठा हुआ है, चूहा अभी भी है, घोड़ा, टाइगर, लेपर्ड सब अभी भी है। तो लोगों ने कहा बंदर भी अभी भी है। तो लोगों ने कहा कि ये भी सही बात नहीं है, मानव को थोड़ा अलग तरजीह दो, सबको, इसको भी और ग्रुप में बांटो, इसका भी वर्गीकरण होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, ऑर्डर हमारा होगा, ऑर्डर होगा प्राइमेटा। कौन सा ऑर्डर? प्राइमेटा। और जब प्राइमेटा ऑर्डर होगा हमारा, तो यहां पे एक खास बात होगी कि कॉलर बोन होगा हमारे पास। कॉलर बोन यहां पे होता है ना, ब्यूटी बोन कई लोग कह देते हैं, कॉलर बोन इस जगह पे, गले के नीचे हंसुली की तरह एक बोन होता है, कॉलर बोन कहते हैं। कॉलर बोन अगर है तो आप प्राइमेटा है। तो कॉलर बोन एंड फिंगर्स, अंगुली। अब देखिए, फिंगर्स की जैसे ही बात हमने की और कॉलर बोन की बात की, तो गधा गायब, ग्रुप से गधा निकल चुका है। वो कहा नहीं भाई, अब यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने प्राइमेटा नाम का एक ग्रुप बनाया है जिसमें उसी को शामिल कर रहे हैं जिसके पास कॉलर बोन हो और उंगलियां। तो गधे, उसके अलावा चूहे, उसके अलावा घोड़े, टाइगर, कैट, डॉग सब निकल गए। लेकिन साथ क्या रह गया? चिंपैंजी, लंगूर, बंदर, ओरंगुटन, ये रह गए। तो प्राइमेटा में कौन कौन आएगा? मानव आएगा, और बाकी चिंपैंजी, लंगूर वगैरह के स्वरूप आएंगे। हमने कहा कि ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन अभी भी बंदर साथ में बैठा रहे, चिंपैंजी मानव के साथ रहे, तो ग्रुप को थोड़ा और छोटा करो, और विशिष्ट बनाओ, और बांट दो। तो हमने कहा ठीक है, हमारा जो है ना, ऑर्डर को फैमिली में बांटेंगे, और उस फैमिली का नाम होगा होमोनिड। होमोनिड,
होमोनिड। और जैसे ही हमने कहा होमोनिड, तो होमोनिड में क्या होगा? फ्लैट फेस, चेहरा सपाट होगा, चेहरा लगभग एक लाइन में होगा। जैसे ऐसे देखते हैं तो चेहरा एक लाइन में है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चेहरे पे नहीं है, एक लाइन में चेहरा है। जबकि बंदर का या औरंगुटन का ये वाला हिस्सा बाहर निकला होता है। रामलीला में कभी अगर बंदर बने हो आप, तो यहां लगाना पड़ता है, यहां पे एक चीज और पीछे पूंछ। तो अब देखिएगा ध्यान से कि प्राइमेटा में मानव था, बंदर था, चिंपैंजी था, रंगूटैन था, लंगूर था। लेकिन जैसे ही हमने कहा होमोनिड में हम फ्लैट फेस वाले को रखेंगे, ये सब निकल गए और सिर्फ बच गए क्या? मानव के। लेकिन मानव के भी कई स्वरूप हैं, होमो हिबिलिस है ना, होमो इरेक्टस, एस्ट्रोलोपिथेकस, रामापिथेकस, बहुत सारे हैं। तो सपाट चेहरे वाले इसमें हैं। और फिर हमने इसको बांटा है इस जीनस में और स्पीसीज में। जीनस हमारा क्या है? होमो। होमो का मतलब होता है कि जिसका लार्ज ब्रेन हो, ब्रेन और बॉडी के रेशियो में ब्रेन का रेशियो ज्यादा हो, राइट, और अपराइट पोस्चर हो, अपराइट, सीधा खड़ा हो पाए, पोस्चर, अपराइट पोस्चर हो, लार्ज ब्रेन और अपराइट पोस्चर, तो ये होमो। और फिर हमारी जो प्रजाति है उसका नाम है सैपियंस। कई बार होमो सैपियंस सैपियंस भी बोलते हैं, सैपियंस तक भी छोड़ सकते हैं, है ना। तो होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस का मतलब क्या होता है? जो इंटेलिजेंट हो। सैपियंट मतलब इंटेलिजेंट, राइट। तो होमो सैपियंस। हम अपने आप जो हमारा नाम बताते हैं, तो हम अपने नाम को इसी दो चीज से बताते हैं, होमो सैपियंस। बाकी पीछे की कहानी है। अब आप इसको लिखें। राइट, लिख लिया, कहानी समझ ली। पूनम कह रही है कि आज हम भी आपके साथ कॉफी पी रहे हैं। बढ़िया है, अच्छा है पूनम, चीयर्स। रुचि कुमारी कह रही है कि क्लास में प्राइमेट नहीं होगा। और रुचि कुमारी, अच्छा रुचि कुमारी ही दोबारा कह रही हैं कि गौरव सर ने ऑर्डर में मैमल बताए थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है, आपने शायद गलत लिख लिया होगा, है ना, क्योंकि मैमल ऑर्डर नहीं है, तो आपने गलत ही लिखा होगा, सर ने गलत नहीं बताया होगा। तो कृपया उसको सुधार लें। और दूसरी बात, मैंने बता दिया तो फिर बता दिया, है ना, तो इसमें फिर गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं गलतियां नहीं करता, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं अथॉरिटी के साथ पढ़ा रहा हूं, तो फिर वो मामला नहीं बनता, है ना। तो मैंने
जो क्लास में बताई वो बिल्कुल वेल रिसर्च्ड है। मैं किसी से काम करवाता नहीं, मैं खुद करता हूं। और ये सब क्या है? ये सब तो एबीसीडी है ना। एक बायोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, 11th-12th के बच्चे के लिए एबीसीडी है। तो बस जो लिखा वो लिखा। तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने ह्यूमन क्लासिफिकेशन किया। तो मैं इसको अगर हेडिंग देना चाहूं तो क्या लिखूं? मानव का वर्गीकरण। मानव वर्गीकरण, है ना। तो बस थोड़ा पता होना चाहिए अपने बारे में कि हम कहां स्टैंड करते हैं। तो हमारा किंगडम एनिमल है, हमारा फाइलम कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा है क्योंकि हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। हमारा क्लास मैमल है क्योंकि हम स्तनधारी हैं, हम जन्मज हैं, हमारे शरीर पे बाल है। प्राइमेटा हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कॉलर बोन है, हमारे पास ग्रैस्पिंग फिंगर है, फिंगर से हम पकड़ सकते हैं। लेकिन फिर हम होमिनिड भी हैं क्योंकि फ्लैट फेस है। यहीं पे बंदर वगैरह हमसे अलग हो जाते हैं, राइट। और होमो जो है हमारा जीनस है जिसमें लार्ज ब्रेन होना और सीधे खड़े होने की क्षमता हमें मिल गई थी। और फिर स्पीसीज हमारा सेपियंस है। हम अपने आप को इन दो नाम से जानते हैं। जैसे आपका नाम, मेरा नाम रितेश जायसवाल है, दो नाम। तो अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो जायसवाल रितेश हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से हम अपना जब प्रजाति का नाम बताते हैं तो अपने वंश का नाम पहले बताते हैं। वंश हमारा होमो है और प्रजाति हमारा सेपियंस है। हाँ हाँ, क्लास मैमल ही है, मैंने वही तो कहा। ऐसी गलती सर थोड़े करेंगे। एनीवे anyway, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसलिए तो कहा कि ऐसी बात नहीं होगी, आप ही ने मिस्टेक किया होगा तो हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। जब जब आप इस पूरे प्रक्रिया में नीचे की तरफ आते हैं, देख रहे हैं आप, जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं इस एरो को देखिए। एंड व्हेन यू आर कमिंग डाउन, इस एरो में आप नीचे की तरफ जब आ रहे हैं, है ना, तो मैंने एकदम प्रॉपर एरो बना दिया। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे आप पाएंगे कि समानताएं बढ़ रही हैं। समानता बढ़ेंगी और विविधता कम होंगी। जैसे सबसे विविध ग्रुप कौन सा होगा? एनिमल, क्योंकि एनिमल में देखिए सब आएंगे, कॉकरोच भी आएगा, मानव भी आएंगे। और सबसे समान ग्रुप कौन होगा? सेपियंस, क्योंकि हम सब आएंगे। तो जैसे जैसे आप किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, जीनस और स्पीसीज आप नीचे की तरफ आएंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि समानताएं बढ़ रही हैं, विषमताएं कम हो रही हैं। है ना। तो ये क्लैरिटी के साथ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक अब हमारा है वो है एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन टॉपिक है, यानी कि हम फाइलम के लेवल तक चीज़ों को थोड़ा बहुत हल्का सा टच करेंगे। अगर आप इसको दोबारा पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से इसको बताकर निकलूंगा ताकि इसकी समापन हम कर सकें। तो एनिमल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कितने प्रकार के एनिमल हैं, और एनिमल तो किंगडम है, उस एनिमल को हमने 10 फाइलम में बांटा है। 10 फाइलम में प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स जिसका नाम नेमाटोडा भी है तो और करके नेमाटोडा, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉडेटा और वर्टिब्रेटा, और इसी में हम आते हैं। तो पहले तो नाम लिख लीजिए, 10 के नाम एक लिस्ट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो चले, लिख लिया। एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेजर फाइला है, इसके अलावा भी छोटे मोटे फाइला होते हैं बट उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ। देखिए यहां पे बहुत सारी बातें हैं। प्रोटोजोआ आप पहचानते हैं, ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है, ये यूग्लिना है। आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 बातों को लिखेंगे। मैं समझता हूं कि पर्यावरण परिस्थितिकी में भी आप पढ़ चुके हैं,
थोड़ी बहुत बातों को और लिखकर रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं देना है। सबसे पहला प्रोटोजोआ। लिखिए, एक कोशिकीय जंतु एक कोशिकीय जंतु दूसरा, स्वतंत्र जीवी या परजीवी। स्वतंत्र जीवी या परजीवी। स्वतंत्र जीवी या परजीवी, तो कई स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं और कई परजीवी हो सकते हैं। फिर लिखिए, इनमें से कई सहजीवी। इनमें से कई सहजीवी। इनमें से कई सहजीवी, तो सहजीविता का सिद्धांत का भी पालन करते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप बाकी सब छोड़ दीजिए। उसके अलावा एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इनका जो निवास क्षेत्र है वो जलीय है, तो जलीय निवास क्षेत्र। जलीय निवास क्षेत्र, तो जलीय निवास क्षेत्र आप पढ़ते हैं पारिस्थितिकी पर्यावरण के संदर्भ में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें से कई सारे परजीवी हैं जो रोग पैदा करते हैं, और इस लिस्ट को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये लिस्ट आपको ध्यान में रखना है कि एक है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया पैदा करता है, लेकिन मलेरिया का वाहक यानी प्लाज्मोडियम का वाहक, ये वाहक है। वाहक का मतलब मच्छर के फॉर्म में, फीमेल एनोफिलीज। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ का नाम है। स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी पैदा होती है, अफ्रीका में ज्यादा होता है। सीसी फ्लाई, TSE एस है, ये एस है, TSE फ्लाई से ये होता है। लीशमानिया कालाजार कहते हैं, सैंड फ्लाई से फैलता है। एंटमीबा अमीबाइसिस, ये डायरेक्टली पानी वानी से होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लिखिए इसको, ये लिस्ट भी लिखिए, मैं हट जाता हूं बोर्ड से। प्रोटोजोआ की ये 4 बीमारी बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ओके, लिख लिया होगा आपने।
तो अमीबा के इस ग्रुप में ये 4 ऐसे जीव हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। अब आइए नेक्स्ट की तरफ, मैं चित्र दिखाते हुए आपको बताऊंगा। दूसरा जो संघ है उसका नाम है पोरीफेरा। क्या नाम है उसका? पोरीफेरा, है ना। पोरीफेरा के बारे में आप सब कुछ मत लिखिएगा, आपने इस जीव के तस्वीर को 9th क्लास एनसीईआरटी में देखे होंगे, और 9th क्लास एनसीईआरटी को एक बार जरूर देखिएगा आप, सजीवों के वर्गीकरण चैप्टर को। इसमें आप देख रहे हैं छेद हैं सबके अंदर, तो ये छिद्र युक्त जीव हैं, पानी में ही रहते हैं, तो लिख सकते हैं छिद्र युक्त जीव। छिद्र युक्त जीव जो समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं, जो समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। इन्हें स्पॉन्जेज कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से यहां पे, इन्हें स्पॉन्जेज कहते हैं। स्पॉन्जेज कहते हैं, क्योंकि छिद्रयुक्त है तो स्पॉन्ज की तरह है ना। फिर लिखिए एक और पॉइंट, इनमें जीवन के क्रियाओं के लिए कैनाल सिस्टम होता है। इनमें जीवन के क्रियाओं के लिए कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम का मतलब यह होता है कि, ध्यान से देखिएगा, ये छोटे छोटे छेद से पानी अंदर जाएगा और बड़े बड़े छेद से बाहर आ जाएगा। ऊपर का जो छेद है, पानी अंदर गया, इधर से पानी अंदर गया, इधर से पानी अंदर गया, और ये पानी बाहर आ गया, तो ये एक नाली जैसा बनाता है। कनाल का मतलब कैनाल सिस्टम, है ना। तो जीवन यापन ये अपनी जगह पे पत्थर की तरह, पत्थर पे ही चिपके होते, हिलते डुलते तक नहीं है, स्थिर होते हैं। कई सालों तक तो पता ही नहीं चला कि ये जीवित भी है। कोशिकीय स्तर पे जब अनुसंधान की गई तब पता चला कि ये जानवर है ना। इसके एग्जाम्पल हैं साइकॉन, यूएस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। तीनों नाम लिख लीजिएगा। नाम जरूरी इसलिए है क्योंकि बड़े कॉमन है। बायोडाइवर्सिटी के सवाल जो आपके आते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में जो बायोडाइवर्सिटी के सवाल आते हैं, हर साल 2-3 सवाल आते हैं, उसमें ये कहीं मददगार साबित हो सकता है। बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा पर्यावरण परिस्थिति में। तो साइकॉन, यूएस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ये तीनों एग्जाम्पल आप लिखेंगे, तीनों एग्जाम्पल। राइट, लिख लिया? बस जितना बोला उतना ही लिखना है। कुछ लोगों का नीचे पीछे वाला रह गया था, तो चलो मैं इसको 1 मिनट और टाइम दे देता हूं, आप इसको भी लिख लीजिए। अब तो हो गया होगा। चलो, तो ये भी हो गया पोरीफेरा। अगला ये सिलेंट्रेटा। अब ये तो आप पक्का ही जानते होंगे, अगर कोरल रीफ पढ़ रखी होगी, मूंगे की चट्टान पढ़ रखी होगी, तो इसके बारे में ना जानते हो इस तरह की बात है ही नहीं।
क्योंकि मूंगे की चट्टान में जो ये कोरल्स होते हैं ना, वो यही होते हैं। और ये कोरल जो हैं वो सिलेंट्रेटा संघ के हैं, ये हाइड्रा के निकटवर्ती संबंधी हैं और जेलीफिश के संबंधी है। नीचे वाला हाइड्रा, ऊपर वाला जेलीफिश। जेलीफिश फिश होके भी फिश नहीं है, नाम जेलीफिश है ना। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, जो बीमारी को फैलाने का काम करता है। मच्छर काटने से मलेरिया होता है, वेक्टर है, सामान्य भाषा है वेक्टर, है ना। लिखिए, तो नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा, जिसका नाम निडारिया भी है। तो तीसरा लिख रहे हैं आप, सिलेंट्रेटा निडारिया, है ना। और एक पॉइंट जो जानने योग्य है, लिखिए, लिखिए, पहला पॉइंट आप लिखें कि इस संघ के जीव शैवालों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। शैवालों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। कौन से शैवाल होते हैं वो? जूजेंथेली, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो कोरल पॉलिप और जूजेंथेली मिलते हैं, आपको पता ही है। और भी लिख सकते हैं, सजीवी संबंध बनाते हैं और मूंगे की चट्टान, कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। मूंगे की चट्टान या कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। राइट, फिर लिखिए, कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स, ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल कॉलोनी बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कोरल रीफ चैप्टर पढ़ रखी होगी। अब लिखिए एग्जांपल, हाइड्रा ऑरेलिया, जिसको जेलीफिश भी कहते हैं, फाइसीलिया प्रोटिगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, इसी कारण से इसके नाम है, और एडेम्सिया सी एनिमोन भी कहते हैं। तो ये चारों नाम लिखिए, बार बार पढ़ेंगे तो शायद बात समझ में आ जाएगी।
ओके, तो थोड़े से एग्जाम्पल्स पे फोकस रखिएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं चित्र के माध्यम से ही। 9th क्लास एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, एक बार उस चैप्टर को देखना बहुत जरूरी है फोटो के साथ। अब आइए प्लेटीहेल्मिन्स। एक लाइन में प्लेटीहेल्मिन्स के बारे में कहा जाए तो ये फीता कृमि है। क्या है ये? फ्लैटवर्म या फीता कृमि। तो प्लेटीहेल्मिन्स, और उसी के नीचे लिखिएगा प्लेटीहेल्मिन्स के नीचे फ्लैटवर्म या फीता कृमि, फ्लैटवर्म या फीता कृमि। फ्लैटवर्म और फीता कृमि। राइट, फिर लिखिए एक और पॉइंट लिखिए यहां पे, इन परजीवियों में, इन परजीवियों में परजीवी होते हैं, और लिखिए इन परजीवियों में इन परजीवियों में नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। इनका प्रजनन दर अत्यधिक होता है। प्रजनन दर अत्यधिक होता है ना। दो एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। तो परजीवी होते हैं, ज्यादातर मामलों में परजीवी होते हैं, कुछ फ्री लिविंग हो सकते हैं, राइट। तो 3 एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे इसमें, 3 एग्जाम्पल। एक है प्लेटीहेल्मिन्स, है ना। तो पहला एग्जाम्पल लिखिए, यहां मैं लिखता हूं प्लेटीहेल्मिन्स, सॉरी प्लेटीहेल्मिन्स तो है, टेपवर्म मानव परजीवी। फिर दूसरा है लिवर फ्लूक, भेड़ परजीवी। और तीसरा है प्लैनेरिया। प्लैनेरिया जो है वो स्वतंत्र जीवी है, और इसमें सर्वाधिक रिजेनरेशन यानी कि पुनर्उद्भवन की क्षमता, सर्वाधिक पुनर्उद्भवन की क्षमता, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, है ना। तो लिख लें आप
राइट। तो टेपवर्म मानव परजीवी। टेपवर्म नॉर्मली उन लोगों में होता है जो बीफ खाते हैं, क्योंकि बीफ के मांसपेशियों में इसके एग पाए जाते हैं। और अगर बीफ को ठीक से, यानी बड़े जानवर जो घास पास चरते हैं, उनके मांस को ठीक से कुक नहीं किया गया तो एग मानव में पहुंचता है और मानव के आंत में जाके वो टेपवर्म में बदल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। राइट, क्लियर है? चलिए अब आते हैं, तीनों लिख लेना, टेपवर्म, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एक और वर्म ही है जिसका नाम है एस्केहेलमिन्स। हम इसको सामान्य तौर पर राउंड वर्म कहते हैं, और नेमाटोडा भी जरूर लिखिएगा। तो एस्केहेलमिन्स या नेमाटोडा, तो नेमाटोडा भी लिखना है। इसको हम गोल क्रीमी या राउंड वर्म कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसे गोल क्रीमी या राउंड वर्म कहते हैं। गोल क्रीमी या राउंड वर्म कहते हैं। राइट। फिर लिखिए, यह मानव शरीर में परजीवी की तरह पाए जाते हैं। यह मानव शरीर में परजीवी की तरह पाए जाते हैं। मानव शरीर में परजीवी की तरह पाए जाते हैं। राइट। फिर लिखिए, इनमें लिंग अलग अलग होते हैं। इनमें लिंग अलग अलग होते हैं, तो देख रहे हैं मेल फीमेल अलग अलग है, मेल और फीमेल अलग अलग है। और एग्जांपल लिखिए, स्कैरिस, पिनवर्म, हुकवर्म और फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियल वर्म से बीमारी होती है हाथी पांव। राइट। तो ये सब एग्जांपल आपको यहां पे लिखने हैं। गोल क्रीमी बच्चों में अमूमन हो जाता है।
एनीवे आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर डन। नेक्स्ट जो है दैट इज एनेलिडा। एनेलिडा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एनेलिडा के अंदर आपको अर्थवर्म आ जाता है। हालांकि अर्थवर्म मैंने इस डायग्राम में नहीं लिखा है, लेकिन अर्थवर्म इसी में आता है। 3 एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं। नेरिस जिसको सैंडवर्म कहते हैं, हिरुडिनेरिया जिसको हम जोंक कहते हैं, लीच कहते हैं। एनेलिडा के बारे में बड़ी खास बात क्या है कि एनेलिडा से हम मान लेते हैं कि अब जो है ना अंग तंत्र पाए जाएंगे, अंग तंत्र की शुरुआत हो गई। यानी एनेलिडा में आपको पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जैसे मानव विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना है, वैसे ही एनेलिडा में आपको तंत्र मिलेंगे। एनेलिडा से व्यवस्थित शारीरिक संरचनाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। हालांकि जीव बड़े छोटे होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे उस दौरान में हम केचुए को एग्जाम्पल के तौर पे हर जगह एक महत्व देते थे। रीजन यही है ना? तो बहुत क्लैरिटी के साथ इस बात को समझना है और लिखें आप। और लिखिए एनेलिडा, और एनेलिडा के बारे में फर्स्ट पॉइंट, और लिखिए पहला पॉइंट जो मैं बोलूंगा उतना लिखेंगे। लिखिए प्रथम जंतु संघ, प्रथम जंतु संघ जिसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं। राइट? इनकी आंतरिक संरचना पूर्ण रूप से विकसित होती है। इनकी आंतरिक संरचना पूर्ण रूप से विकसित होती है। राइट? एक और पॉइंट लिखिए, इनमें खंडित शारीरिक संरचना पाई जाती है। खंडित शारीरिक संरचना, कौन सी संरचना? खंडित, सेगमेंटेड बॉडी। कभी किसी केचुए को बड़े ध्यान से बैठकर देखोगे, है ना, जहां केचुआ है वहीं बैठ जाओ, तो पता चलेगा कि उनके शरीर पर खंड बने हैं, धारियां बनी हैं। जैसे रेलवे के डब्बे होते हैं ना, एक पूरी रेलगाड़ी और उसमें अलग अलग डब्बे होते हैं, हर डब्बों की संरचना एक ही जैसी होती है, एक डब्बे से दूसरे डब्बे जुड़े होते हैं। वैसे ही केचुए के शरीर में लगभग 120 डब्बे हैं और उस खंडित शरीर संरचना से बने हैं। और एक और पॉइंट लिखिए, इनमें बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपको याद होगा हमने इसकी बात भी बार बार की थी कि इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कैपिलरी की एक्शन पाई जाती है। यही रीजन है कि एनेलिडा को हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में शुरुआती दौर में। एक और पॉइंट लिखिए, इस संघ के जीव इस संघ के जीव स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी हो सकते हैं। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नेरिस आप देख रहे होंगे, नेरिस देख रहे हैं आप? तो पहला एक तो अर्थवर्म भी है ना,
तो नेरिस, जिसको हम कहते हैं सैंड वर्म, हिरुडिनेरिया, जिसको हम कहते हैं लीच, जोंक, और पहला एग्जांपल ये, दूसरा ये, और तीसरा तो पूरी दुनिया जानती है, अर्थवर्म, केचुआ, है ना। हो गई बात खत्म, कुछ इसमें खास मामला है ही नहीं, राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, राइट। तो ऑर्थोपोडा जिसमें कॉकरोच आता है, जिसमें केकड़े आते हैं, जिसमें झींगा आता है, तो मैं बताऊं कि ये हमारे पूरे बायोलॉजी का सबसे बड़ा जंतु संघ है। तो लिखिए ऑर्थोपोडा, और लिखिए यह सबसे बड़ा जंतु संघ है, यह सबसे बड़ा जंतु संघ है। और एक बार जब ऑर्गन सिस्टम बन गया है ना, तो आगे सब में ऑर्गन सिस्टम आपको मिलेंगे। यह सबसे बड़ा जंतु संघ है। अभी तक देखिए आपने जो भी जीव देखे उसमें पैर नहीं मिले थे, पहली बार इन जीवों में पैर की संरचना मिल रही है। देख रहे हैं आप, ये झींगा है, ये बिच्छू है, ये ग्रास हॉपर है, ये बटरफ्लाई है, पैर पहली बार मिलेंगे। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, इनमें संधिपाद, यहां लिख रहा हूं मैं, संधिपाद या ज्वाइंट लेग पाए जाते हैं। संधिपाद या ज्वाइंट लेग पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाया जाएगा? संधिपाद या ज्वाइंट लेग। मैं दोबारा लिख देता हूं, शायद आपको दिख ना रहा हो। तो संधिपाद या ज्वाइंट लेग पाए जाते हैं, है ना। फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण, ये भी पढ़ा था हमने, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर लिखिए, लिखिए इनकी शरीर, आप कभी किसी कीड़े को टच करके देखें, कॉकरोच को चमकता रहता है, तो लिखिए इनकी शरीर काइटिन नामक काइटिन नामक कड़े पदार्थ से, काइटिन नामक कड़े पदार्थ से ढका होता है। राइट। तो काइटिन के कारण इनकी संरचना बहुत ही एक शाइनी और कठोर होती है, राइट। अब देखिए
मैंने कहा कि सबसे बड़ा जंतु संघ है। ये इतना बड़ा जंतु संघ है कि इसके अंदर फिर कई सारे वर्ग हैं और उन वर्गों को भी हम एक बार देखेंगे। कम से कम 3 वर्ग इसके हैं, यूपीएससी ने सवाल भी पूछे हैं। तो ऑर्थोपोडा चूंकि लार्जेस्ट फाइलम है, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, तो इसमें कम से कम 3 ऐसे वर्ग हैं जिनको आपको जानना चाहिए। तो पहला वर्ग आप देख पा रहे हैं, पहला वर्ग है एरेक्निडा। एरेक्निडा में क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं कि एरेक्निडा में इसमें होते हैं 8 पैर, 8 लेग, 8 ज्वाइंट लेग्स। अगर किसी कीट जैसी संरचना को पकड़े आप, उसमें 8 पैर निकले तो वो एरेक्निडा है। स्पाइडर कीट नहीं है, स्पाइडर एरेक्निडा है। कीट जो होते हैं इंसेक्टा, उसमें 6 होते हैं, देख रहे हैं, 6 ज्वाइंट लेग्स, तो 6 वाले कीट कहलाएंगे। तो कीट में क्या होंगे, बीज, वैस्प, बीटल, मॉस्किटोज, जितने भी फ्लाइज होते हैं, ग्रासहॉपर, एंड्स, बटरफ्लाई, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई एटसेट्रा। लेकिन स्पाइडर कीट नहीं है। स्पाइडर कीट इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें 8 पैर हैं, और 8 पैर है तो ऑर्थोपोडा के ही जिस क्लास में आएगा उसको एरेक्निड्स कहेंगे। और क्रस्टेशिया जो होता है वो कहां होता है, जल में, तो जलीय, देख रहे हैं आप, क्रैब्स, लॉबस्टर एंड श्रिम्प्स। क्रैब मतलब केकड़ा, लॉबस्टर मतलब बड़ा वाला झींगा, इतना बड़ा बड़ा होता है ना, और श्रिम्प झींगे के ही एक स्वरूप को कहते हैं। तो इस तीनों को लिखिए आप। तो ध्यान रखिएगा, किसी को भी कीट नहीं बोल सकते आप। जब भी किसी को कीड़ा बोलें तो उसको पलट के देख लें कि पैर कितने हैं। अगर आपको 6 पैर दिख गए तो फिर आप कह सकते हैं कि यहां पे मामला जो है इंसेक्ट का है, और 6 से ज्यादा या कम पैर दिखे तो वो इंसेक्ट नहीं है। जैसे कनखजूरा जैसा होता है, तो कनखजूरे वगैरह में आप देखते हैं सैकड़ों पैर होते हैं। तो लिख लिया आपने एग्जाम्पल सारे। मिलीपेड किस में आएगा, मिलीपेड जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग बहुत डिटेल में, लेकिन डिप्लोपोडा एक क्लास है, उसी में आता है, वो अब एडवांस बायोलॉजी हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा, अरेक्नीड में स्पाइडर माइट्स टिक्स आते हैं 8 पैर वाले, जलीय जो होते हैं वो क्रस्टेशियंस में आते हैं, और इंसेक्ट्स में 6 पैर वाले होंगे, सबसे ज्यादा यही है। इस दुनिया में अगर एक चीज सबसे ज्यादा है, एक जीव वर्ग सबसे ज्यादा है, उसे हम इंसेक्ट कह सकते हैं।
राइट, हो गया, बीच में खड़ा हो गया था मैं। तो आप 9th क्लास एनसीईआरटी निकाल के भी देख लेंगे एक बार, काम आपका हो जाएगा। राइट, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट फाइलम, वो है मोलस्का। मोलस्का है ना, नाम से ही पता चल गया होगा, मोलस्का में ऑक्टोपस आते हैं, घोंगे आते हैं। मोलस्का की खास बात यही होती है कि इसमें सॉफ्ट बॉडी होता है इनका, अंदर में कोई इनके अंदर जो है हड्डी वड्डी नहीं होता, जो भी हड्डियां होंगी वो बाहर बाहर की तरफ हो सकती हैं। तो लिखिए मोलस्का, इनकी शारीरिक संरचना, इनकी शारीरिक संरचना, इनकी शारीरिक संरचना मुलायम होती है। इनकी शारीरिक संरचना मुलायम होती है। कुछ प्रजातियों में कई प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें, कुछ प्रजातियों में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी बाह्य कवच पाई जाती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी बाह्य कवच पाई जाती हैं। राइट, है ना। फिर लिखिए, ये जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं घोंगा है, यानी कि स्नेल लिख रहा हूं मैं, तो स्नेल यानी कि घोंगा। ऑक्टोपस दूसरा एग्जाम्पल, सीप तीसरा एग्जाम्पल, स्क्विड, ऑक्टोपस जैसे तो नहीं कह सकते बट उसी श्रेणी का स्क्विड, SQUID, स्क्विड। और एक और बात बताऊं मैं आपको, एक होता है जायंट स्क्विड। जायंट स्क्विड मैं यहां लिखता हूं, जायंट स्क्विड, ये सबसे बड़ा अकशेरुकी होता है, रीढ़ की हड्डी के बिना सबसे बड़ा जीव। तो जायंट स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी, अकशेरुकी यानी कि वो जीव जिसके पास रीढ़ की हड्डी ना हो, और उसमें सबसे विशाल कौन होगा? जायंट स्क्विड। समंदर के काफी गहराई में रहते हैं ये। ऐसे हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जीव कौन है? ब्लू व्हेल, नील व्हेल। लेकिन नील व्हेल तो भाई स्तनधारी है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो अगर हम समस्त जानवरों की बात करें तो सबसे बड़ा नील व्हेल। लेकिन अगर हम ये बात करें कि सबसे बड़ा जीव जो रीढ़ की हड्डी के बिना है, तो वो होगा जायंट स्क्विड, है ना, जायंट स्क्विड। तो मोलस्का हो गया, क्लियर है, लिख लिया आपने। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक छोटा सा इसी श्रेणी में, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा,
इकाइनोडर्मेटा बड़ा ही लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि स्टारफिश आता है और बच्चों को स्टारफिश बड़ा पसंद है, तो आपको भी पसंद होगा, कहीं आप भी बच्चे ही हैं। अदरवाइज इकाइनोडर्मेटा में कोई खास बात नहीं है जो जानी जाए। इकाइनोडर्मेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इकाइनस का मतलब होता है कांटा, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, कांटेदार स्किन की संरचना। तो लिखिए आप इकाइनोडर्मेटा, ये 9वां फाइलम हमारा है इकाइनोडर्मेटा। और लिखिए कांटेदार त्वचा वाले समुद्री जीव। कांटेदार त्वचा वाले समुद्री जीव, कांटेदार त्वचा वाले समुद्री जीव, है ना। और कुछ भी इसमें ऐसी खास बात नहीं है, न तो हम इसको खाते हैं ना हमारे किसी काम का है। हाँ, ये समुद्री खीरा देख रहे हैं, सी क्यूकुम्बर, तो सी क्यूकम्बर जो है, सी क्यूकम्बर, ये आजकल बड़े चर्चे में है। कारण है कि इसकी शिकार की जाने लगी है। हालांकि इसका शिकार करना अलाउड नहीं है और विश्व के कई देशों में इसकी बड़ी मांग इसलिए है क्योंकि वहां की दवाओं को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्टारफिश। स्टारफिश एक एग्जाम्पल है ना। फिर दूसरा एग्जाम्पल है सैंड डॉलर, लिखा हुआ भी है सैंड डॉलर। अब सैंड डॉलर होगा तो मतलब किसी राष्ट्र का वो डॉलर वॉलर नहीं है। और एक और लिख लीजिए सी क्यूकम्बर। सी क्यूकम्बर, सी क्यूकम्बर इज नॉट, वनस्पति नहीं है वो इसी श्रेणी का एक जीव है। यहां देख रहे हैं इसको, और इसका दुरुपयोग या शिकार काफी होने लगा है। तो इकाइनोडर्मेटा ये हो गया। अभी से लेके जो इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ा वो सभी के सभी अकशेरुकी की श्रेणी में आएंगे। तो लिखिए एक पॉइंट, नोट करके लिखिए, इसी के नीचे नोट करके लिखिए। लिखिए उपरोक्त सभी संघ, उपरोक्त सभी संघ अकशेरुकी, अकशेरुकी, नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा, नॉन कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा, सॉरी इनवर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त सभी संघ उपरोक्त सभी संघ अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो, नॉन कॉर्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो, और इनवर्टिब्रेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी ना हो, तीनों एक ही चीज के नाम है, के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब आइए, अब हम बात करेंगे किसकी, कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा का मतलब होता है ये सब, देख रहे हैं ये सब कॉर्डेटा है जिसमें रीढ़ की हड्डी होगी। तो हमारा अपनी ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो 10वां और अंतिम फाइलम आज का आप लिखें, और लिखें कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा या कशेरुकी, या कशेरुकी, कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा, कशेरुकी। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मैं बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से लिखेंगे इसको। बहुत 5 पॉइंट लिखवाऊंगा, 5 पॉइंट पहचान है किसकी, कशेरुकी की। तो पहला पॉइंट लिखिए, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। दूसरा, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र
पीठ की तरफ पाया जाता है। पीठ की तरफ, पीठ देखते हैं ना, रीढ़ की हड्डी में ही तंत्रिका तंत्र है। ब्रेन का ऑपरेशन करना हो पीछे खोलना पड़ता है, तो यहां से ब्रेन शुरू के पीछे ही तो जाता है और फिर पीछे से ही सारी तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो तंत्रिका तंत्र पीठ की तरफ पाया जाता है, यह इनकी खास बात है। जबकि आप अकशेरुकी में आएंगे तो तंत्रिका तंत्र में पेट की तरफ पाया जाता है। कॉकरोच में पेट की तरफ तंत्रिका तंत्र है, तो हम सब में तंत्रिका तंत्र पीठ की तरफ पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र पेट की तरफ पाया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र पेट की तरफ पाया जाता है। पेट की तरफ पाया जाता है। तो रक्त परिसंचरण कहां पाया जाएगा? पेट की तरफ, है ना। तो हृदय यहां है, आगे से कट करना पड़ेगा। हृदय की वाहिकाएं आगे से निकल के पीछे गई हैं, जबकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिकाएं पीछे से निकल के आगे आई हैं। ये याद रखना है। बाकी सब में उल्टा होता है, यानी कि बाकी जितने भी जीव अब तक देखे उनमें पीठ की तरफ है उनका रक्त परिसंचरण तंत्र और पेट की तरफ है उनका तंत्रिका तंत्र। एक और पॉइंट लिखिए, गलफड़े उपस्थित होते हैं। चौथा पॉइंट, गलफड़े उपस्थित होते हैं। तो किसी न किसी रूप में गलफड़े क्या होंगे? उपस्थित होंगे। गलफड़े उपस्थित होते हैं। गलफड़े उपस्थित होते हैं। गलफड़े उपस्थित होते हैं। राइट। तो गलफड़े यहां पे होंगे। राइट। और एक और बात देखिए, पूंछ की संरचना पाई जाती है। पूंछ की संरचना पाई जाती है। पूंछ की संरचना पाई जाती है। अब गलफड़े और पूंछ को लेकर एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ याद रखिएगा, जीवन के किसी न किसी काल में गलफड़े होंगे। जैसे मान लीजिए मछली है, गलफड़े हमेशा होते हैं। एम्फीबिया है, गलफड़े टैडपोल की अवस्था में होते हैं। लेकिन इन सब में गलफड़े आपको नहीं मिलते। लेकिन जब ये अपने भ्रूणावस्था में होते हैं, अंडे या मां के गर्भ में, तो गलफड़े होते हैं। यानी हम भी जब अपने मां के गर्भ में थे तो गलफड़े थे, यहां पे स्लिट्स थे। तो मां के गर्भ में हम गलफड़े के साथ थे। कुछ हमें ऐसा भी बीता कुछ हफ्तों का जब हमारे शरीर में गलफड़े थे। तो जीवन के किसी भी काल में, चाहे भ्रूणावस्था हो, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे वयस्कता हो, किसी भी स्तर पे अगर गलफड़े हैं तो माना जाएगा कि है। और पूंछ की बात अगर करें तो पूंछ की हड्डियां तो हम में भी है। आपको याद होगा हमने बात की थी कि पूंछ की हड्डी तो है, लेकिन पूंछ की हड्डी होने के बावजूद भी पूंछ नहीं है। तो हड्डी का होना इस बात का सबूत है कि पूंछ भी है। और मां के गर्भ में पूंछ था। मां के गर्भ में पूंछ था, इसके बारे में हमने बात की थी। वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे चैप्टर पढ़े थे, आपको याद होगा, पाचन तंत्र के तुरंत बाद। तो 5 हो गए। रीढ़ की हड्डी होती है, तंत्रिका तंत्र पीठ की तरफ होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र पेट की तरफ होता है, गलफड़े उपस्थित होते हैं जीवन के किसी भी काल में, और पूंछ की संरचना पाई जाती है। और यह बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस बात से इत्तेफाक आप रखते हैं कि फाइलम जो वर्टिब्रेट्स हैं, उस फाइलम वर्टिब्रेट में आपको कुल मिला के 5 वर्ग मिलते हैं, क्लास मिलते हैं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा और 5वां। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स हम पढ़ते आ रहे हैं। राइट। तो आपकी एनिमल क्लासिफिकेशन की
कहानी खत्म। अब जब हम कल मिलेंगे तो प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और कल से हम दो काम कर सकते हैं, या तो बायोटेक शुरू करें, या फिर हम, चूंकि ऑफलाइन क्लासेस को शुरू होने में शायद एक हफ्ते का समय है, तो हम इस बात को देखें कि हम इसी जनरल साइंस को ही कंटिन्यू कर लें। जनरल साइंस का मतलब कि अब इससे, बायोलॉजी से निकल के हम फिजिक्स की शुरुआत कर लें। कारण है कि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहता। जब हम टेक्नोलॉजी की क्लासेस करेंगे तो हमारा लोड थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लेक्चर समझना ये सब बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं। कल प्लांट क्लासिफिकेशन पहले कर लेते हैं, फिर जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे हम लोग देख लेंगे, है ना। तो जाइए, थोड़ा खाने लंच वंच की व्यवस्था में लगिए, और फिर कल हम लोग इसी समय मिलेंगे और फिर इस पूरे कहानी को देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।